नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शुभम शर्मा आपके सामने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू हमने की है, तो उसी को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज के अपने 10 नवंबर के कुछ जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको देख लेते हैं। और ये सारी एग्जामिनेशंस, चाहे अपने आरएस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे ईओ का, आरओ हो, जहाँ पर भी आपके करंट अफेयर्स का जिक्र आएगा वहाँ पर ये आपकी जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज के अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स की 20वीं एशियाई महिला उद्यमियों की लिस्ट में शामिल 3 भारतीय कौन कौन से हैं। ऑप्शंस में पढ़ देता हूं आपके सामने। ए सोमा मंडल, बी नमिता थापर, सी गजल अलध और डी ऑप्शन है आपके सामने ये सभी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है आपके डी, ये सभी। तो एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या सवाल में पूछा गया है और क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आपने नाम सुना होगा फोर्ब्स का। जी हाँ, आपके दिमाग में जो पहला थॉट आया होगा फोर्ब्स के बारे में, तो फोर्ब्स क्या है, आपने बार बार नाम सुना होगा। फोर्ब्स एक क्या है, एक मैगजीन है, ठीक है। फोर्ब्स नाम की मैगजीन का आपने बार बार जिक्र सुना होगा कि फोर्ब्स मैगजीन के अंदर इन 3 सितारों की फोटो छपी, आपने देखा भी होगी सभी चीजें। तो बेसिकली यदि हम बात करें हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 20वीं एशियाई महिला उद्यमियों की लिस्ट है, मतलब फोर्ब्स की जो मैगजीन है उसमें आपके एशिया की जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, या फिर जो व्यापार के क्षेत्र में जो अपना नाम कमा रही हैं, ऐसी महिलाओं का फोर्ब्स में जो जिक्र हुआ है उनमें 3 भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं आपके, सोमा मंडल, नमिता थापर और गजल अलध। देखिए यदि अपन फोर्ब्स की बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फोर्ब्स क्या है। फोर्ब्स अमेरिका की, कहां की, आपके यूएसए की, अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है, ठीक है। देखो मैगजीन्स भी अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन इसका बेसिकली फोकस किसके ऊपर है, बिजनेस के ऊपर। अब ये मैगजीन क्या करती है, ये मैगजीन आपके क्या देती है, रैंकिंग देती है। आपने देखा भी होगा कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर यहां पर रैंकिंग दी जाती है। कभी बताया जाता है कि कौन से बिलियनियर्स हैं उनकी रैंकिंग दे देते हैं, कभी महत्वपूर्ण आपके कॉलेजों की यहां पर रैंकिंग आती है, ठीक है। कभी कुछ सेल्फ मेड वुमेन जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने दम पर कुछ अचीव किया होता है, उनकी यहां पर बेसिकली बात करें तो रैंकिंग्स यहां पर दी जाती हैं। और कुछ बढ़िया काम किया होता है तो उसको यहां पर बताया जाता है। तो इसी क्रम में जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो 20वीं एशियाई, देखो फोर्ब्स अलग अलग, फोर्ब्स जो मैगजीन है वो अमेरिका से प्रकाशित होती है, लेकिन एशिया के लिए जो एशिया के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उनकी भी यहां पर फोर्ब्स की मैगजीन निकलती है। तो वहां पर आपके कुछ महिलाएं, भारत की महिलाएं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, उनका यहां पर जिक्र किया गया है। तो ये देख लेते हैं, आपकी जो फोर्ब्स एशिया की जो मैगजीन है उसमें आपके ये सभी एशिया की प्रमुख महिलाएं हैं जिनका जिक्र आया है। जहां पर आपके देखो भारत की कौन है, सोमा मंडल, देख लेते हैं एक बार। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नाम याद रखना है आपको कि सोमा मंडल, ठीक है। अब ये हैं क्या, आपने एक नाम सुना होगा, सेल। सेल की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाम सुना होगा आपने सेल का, एक आपके बहुराष्ट्रीय कंपनी। और भारत के अंदर यदि हम बात करें तो सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टील के योगदान है। तो वहां पर सोमा मंडल क्या है, सेल की चेयरपर्सन है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इनका नाम फोर्ब्स की मैगजीन में आया है और किस वजह से आया है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरा नाम आपके सामने था नमिता थापर जी का। तो नमिता थापर जी का क्या योगदान है, एक फार्मा कंपनी है मैक्यूर फार्मा, इस नाम से कंपनी है जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है, इनका नाम आया है। और तीसरा नाम आपको बताया गया था, क्या नाम था, गजल जी का, ठीक है। गजल जी बेसिकली एक आपकी कंपनी है जिसका नाम क्या है, होनासा कंज्यूमर, ठीक है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहेगी तो चीजें आप रिलेट कर पाएंगी। तो इसकी क्या है, ये को फाउंडर है और चीफ इनोवेशन ऑफिसर है। क्या है, चीफ इनोवेशन ऑफिसर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, इनके नाम, क्योंकि जो एशिया में जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है वुमेन्स में, उनमें ये 3 हैं जिनको फोर्ब्स ने अपनी मैगजीन के ऊपर जगह दी है। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो आपको यहां से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है बैट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है। ठीक है, ये बैट्स चमगादड़ वाले बैट्स नहीं भैया, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हैं कि बैट्स का रिलेशन किससे है। आकाशवाणी के सभी वाणिज्यिक परिचालनों के लिए। दूसरा ऑप्शन है बायोडायवर्सिटी के संबंध में, सी इज बायो डिसेबल्स के संबंध में, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए बैट्स की मैं आपके सामने एक बार फुल फॉर्म लिख देता हूं, तो फिर आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए देखिए आप एक बार इसे देखिए, फिर आप कुछ समझ पा रहे हो तो इनमें से आप ऑप्शंस को क्लिक करने की कोशिश करना। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल इसकी फुल फॉर्म है। तो आप इन क्वेश्चंस में से कहीं आप जैसे समझते होंगे ना, ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है। सपोज आप अभी अपने T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो आप उसमें देखते हैं कि इसकी ब्रॉडकास्टिंग कौन कर रहा था, T20 वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग। जैसे कि आप हॉटस्टार पर मैच देख रहे थे, तो वो एक प्रकार से क्या था, एक ब्रॉडकास्टिंग उसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप स्टार के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर जब मैच देखते हो तो उसे बेसिकली टर्म यूज ली जाती है, उसे बोलते हैं अपन ब्रॉडकास्ट। तो यहां पर देखिए आकाशवाणी के सभी वाणिज्यिक परिचालनों के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट से संबंधित है। तो आप यहां से भी इस क्वेश्चन का आंसर, यदि आपको फुल फॉर्म पता है तो यहां से आप दे सकते हैं। मैं ये बता देता हूं, देखिए द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर बैट्स, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिससे कि जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, इसके अलावा उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको बहुत अच्छे तरीके से शेड्यूल की जा सके। ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसलिए हमें इस चीज को ध्यान रखना है। ये इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर होता है। देखिए यदि आप सॉफ्टवेयर्स की बेसिकली बात करते हैं तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप सभी इसके बारे में बेसिक्स तो जानते ही होंगे। एक होता है आपका ऑपरेशनल, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यदि हम बात करें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तो उसके कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। फॉर एग्जांपल लिनक्स, यदि आपने नाम सुना हो लिनक्स का, तो वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंड्रॉइड, मतलब अभी मैं समझाता हूं आपको। और दूसरा एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो एक टर्म में मैं लिख दूं तो ये एंड यूजर्स के लिए काम आने वाली चीज है। अब एंड यूजर्स कौन है, एंड यूजर्स हैं आप, मैं जैसे कॉमन लोग। ठीक है, अब एप्लीकेशन को यदि मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसको ऐप। तो ऐप से तो आप सभी परिचित होंगे, आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप उनको क्या बोलते हो, ऐप। तो एक बात मुझे बताइए कि जब आप आपके मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन, आप मोबाइल के अंदर कोई भी आपकी ऐप खोलते हो तो आप क्या करते हो, क्लिक करते हो और वो आपकी एप्लीकेशन खुल जाती है। लेकिन उसके बैक एंड में, मतलब उसके पीछे की वर्किंग क्या है ना, जो उसके पीछे की जो वर्किंग है वो क्या है, आपके ऑपरेटिंग, जिसे अपन बोल रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर। तो वो जो पीछे की वर्किंग है, जैसे आप बोलते हो कि आपके कौन सा एंड्रॉइड आ गया, भैया एंड्रॉइड 11 आ गया सपोज आपके, इसका मतलब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, वो आपका दूसरा वाला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। और जो आप एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो आपके क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो कॉमन पर्सन यूज करता है वो सारी चीजें आपके बेसिकली एप्लीकेशंस है। तो यहां पर क्या किया है, ऑल इंडिया रेडियो ने एक प्रकार की एप्लीकेशन डेवलप की है जिसका उद्देश्य क्या है, आकाशवाणी के सभी जो कॉमर्शियल जो चीजें हैं उनका परिचालन करना। तो कभी बैट्स का रिलेशन आ जाए तो यहां से अपन उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच कहां पर आयोजित किया जाएगा। देखिए कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे आपके आयोजन होते रहते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज की जो बढ़िया फिल्में होती हैं उनको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो 20 से 28 नवंबर में कहां पे आयोजित होने वाला है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, गोवा। कि गोवा के अंदर आपके क्या किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 53वां
एक तो इसका नंबर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि भाई कौन सा फिल्म महोत्सव आपके हो रहा है। यदि क्या कि अपनी चीज़ें एक बार सुनी हुई होती है ना तो थोड़ा क्लिक कर जाते हैं, कभी ऐसे अतरंगी सवाल आ जाए ना तो उनको भी आप यहाँ से क्या करेंगे, डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। और दिस इज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कहाँ पे होने वाला है, गोवा, और ये इसका जैसे मोर की जो आकृति है उसको दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चौथा सवाल आपसे पूछा है, देवनारायण आवासीय योजना में बायोगैस संयंत्र से गैस खरीद के लिए किनके बीच समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जैसे अपन डेली एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, इसी क्रम में हम क्या करेंगे, जब अपना पूरे मंथ के एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं क्या करूंगा, राजस्थान से अलग से जो पूछे हुए सवाल है ना उनका एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें राजस्थान के जो करंट के क्वेश्चंस है ना वो अलग से एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे, तो आपको रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, देवनारायण आवासीय योजना है, उसमें बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए किनके बीच समझौता हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, बी नगर विकास न्यास कोटा, और सी है गेल इंडिया, और डी तीनों। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर है तीनों इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित हैं। लेकिन एक बार जान लेते हैं कि देवनारायण आवासीय योजना बेसिकली क्या है। देखो, देवनारायण आवासीय योजना का संबंध आपके कहां से है, नगर विकास न्यास कोटा। आप सभी जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री अशोक गहलोत, और श्री शांति धारीवाल जी आपके क्या हैं, नगर विकास स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान सरकार, और इनका संबंध कहां से है, कोटा से। तो कोटा में इन्होंने देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालन एक आवासीय योजना, एक ऐसी रेजिडेंशियल योजना चालू की है जिसमें किफायती दरों पर आवास दिया जाएगा, और साथ में मतलब उसमें बेसिक उद्देश्य रहेगा कि पशु जो है ना उनके लिए वहां पर कुछ बेटर काम हो सके। ठीक है, और इसी के लिए डेयरी हेतु जो प्लॉट्स वगैरह हैं उनका आवंटन किया जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नगर विकास न्यास कोटा इसके अंदर क्यों सम्मिलित है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है, देखो यहाँ पर एक बायोगैस का संयंत्र बनाया जा रहा है, आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बायोगैस का यहाँ पर संयंत्र बनाया जा रहा है। तो आप सोचेंगे यार ये यहीं पर क्यों बनाया जा रहा है, तो एक बार योजना का नाम पढ़िए आप, देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना। इसका मतलब यहां पर पशुपालन होगा। भाई पशुपालन होगा तो जो पशु हैं उनका जो अपन बोलते हैं ना, पशुओं का जो उत्सर्जित पदार्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको गोबर, अब उस गोबर का क्या करेंगे, ऐसे फेंक देंगे या उसको यूज कर सकते हैं। हाँ भैया इसको यूज कर सकते हैं, इससे आपको बायोगैस जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो बायोगैस संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है उससे बायोगैस जनरेट होगी, और उसके लिए यहाँ पर समझौता हुआ है, उसमें राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, नगर विकास न्यास कोटा और गैस, देखो गेल अपनी कंपनी है जो भारत की बहुत बड़ी कंपनी है गैस से रिलेटेड। ठीक है, गेल इंडिया, ये क्रिस गेल नहीं है। ठीक है, इन तीनों के बीच में यहाँ पर समझौता हुआ है। ठीक है, अब एक बार मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि बायोगैस से कैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखो आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए, एनिमल हस्बेंड्रीज मतलब जो भी आपके पशु हैं इनसे एनिमल्स से क्या निकलेगा, एनिमल्स का एक्सक्रीटा मतलब उनका जो वेस्ट है वो निकलेगा। अब आप क्या करोगे, ये बायोगैस के संयंत्र बना दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि बायोगैस के जो संयंत्र होते हैं इनमें बेसिकली देखो एक टर्म यूज होती है अनएरेबिक डाइजेशन। आपने नाम सुना होगा, दो प्रकार की बेसिकली आपके क्रियाएं होती हैं, एक होती है ऑक्सीकृत क्रिया, ऑक्सीडेशन जिसके अंदर होता है, जहां पर क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, और दूसरी होती है एनएरोबिक, इसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में चीजों को जलाया जाता है, वो क्रिया यहां पर होती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, काउडंग वगैरह जो होता है, गोबर होता है आपके, उसको यहाँ पर संरक्षित कर दिया जाता है, कई दिन तक वो रहता है, सड़ता है, और उससे गैस उत्पन्न होती है, और बेसिकली वो जो आपके बायोगैस उत्पन्न होती है उसमें होती है मीथेन, उससे पावर जनरेशन किया जाता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जो बच जाता है उसको यूज करते हैं अपन किसके रूप में, उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, जिससे कि और फसलों में आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से राजस्थान सरकार एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम चला रही है जिससे आपके बायोगैस भी जनरेट हो सके, ये उसी प्रकार का एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, तीसरा राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखो भैया, कौन सा है पहले तो, तीसरा, थर्ड, और नेशनल चैंपियनशिप है, कैसी, व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ए ऑप्शन है आपका उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी कोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं कि उदयपुर के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार व्हीलचेयर पे क्रिकेट कैसे खेला जाता है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये लोग हैं जो कैसे हैं, हैंडीकैप्ड हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये शरीर से, बॉडी से हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, लेकिन मन से ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं। ठीक है, देखिए कितनी परेशानी के बावजूद भी इन्होंने अपना हौसला बनाए रखा है और ये क्या कर रहे हैं, व्हील चेयर के ऊपर आपके क्रिकेट खेलते हैं। तो इसीलिए व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जाता है, जिससे कि जो दिव्यांग जन है, हैंडीकैप जन है, उनका मनोबल बढ़े और वो भी अपने जीवन को साधारण लोगों की तरह बहुत प्यार से और आनंद से जी सके। इसीलिए तीसरा राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है, उसमें राजस्थान भी इसी के प्रयास कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, चलो अगला सवाल है, लोकतंत्र में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए मैं भी बाल सरपंच अभियान की शुरुआत कहां से की गई है। अच्छा सवाल है, राजस्थान से आपके रिलेटेड है। देखिए, डेमोक्रेसी में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए मैं भी बाल सरपंच अभियान की शुरुआत कहां से की गई है। ऑप्शन ए नागौर, बी अजमेर, सी सीकर और डी आपका है कोटा। देखिए ये एक प्रकार का अभियान है। आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र आपके भारत के अंदर क्या चलती है भैया, भारत के अंदर चलता है लोकतंत्र। इसका मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। ठीक है, तो उसके अंदर आपके जो बच्चे हैं वो शुरू से इन्वॉल्व हो सकें, शुरू से वो चीजों को, आपकी जो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकें। इसीलिए इस प्रकार की कुछ चीजें ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं। उसमें क्या है, मैं भी बाल सरपंच अभियान, और इसकी शुरुआत की गई है आपके नागौर से। ठीक है, देखिए ये बेसिकली डिजिटल बाल मेला इनिशिएटिव है और यूनिसेफ जो आपके यूनाइटेड नेशंस की संस्था है जो बच्चों के लिए हित में काम करती है, उनका भी इनिशिएटिव है। तो भारत सरकार ने पहले शुरू किया और उसके बाद में देखो राजस्थान की ग्राम पंचायतों में बच्चों की सहभागिता के लिए राजस्थान सरकार ये काम कर रही है। तो मैं भी बाल सरपंच, मतलब बच्चों को इसके अंदर एक प्रकार से सरपंच बनाया जाएगा और उनको प्रशासन की जो भागीदारी है, प्रशासन के अंदर कैसे वो आगे चलकर और बेहतर तरीके से योगदान कर सकते हैं, उसके गुर बचपन से ही उनके अंदर सिखाए जाएंगे। ये अभियान भावी पीढ़ी निर्माण का एक सतत प्रयास है, वर्तमान को सींचकर उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टैगलाइन है, आओ बाल मित्र पंचायत बनाएं, भारत के लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। तो इसकी शुरुआत आपके कहां से की गई है, बेसिकली नागौर से की गई है। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, मिशन एकलव्य अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के आपके ऑप्शंस हैं। इसकी शुरुआत कहां से की गई है, चित्तौड़गढ़ से की गई है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को हेतु लाइब्रेरी बनाने के लिए काम किया जाएगा और चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर हैं अरविंद पोसवाल जी, उनके द्वारा किया जा रहा है, ये इनोवेशन है। तो मिशन एकलव्य इसका नाम दिया गया है और ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके जो कथन है, ये चारों कथन एकदम परफेक्टली सही है। देखो आप सभी जानते हो एकलव्य का आपने नाम सुना होगा। एकलव्य ऐसे धनुर्धारी थे जिनको कंपेयर किया जाता है, बताया जाता है कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, परंतु गुरु द्रोणाचार्य से वो शिक्षा लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही अभ्यास किया, सतत मेहनत की और फाइनली गुरु दीक्षा के रूप में उन्होंने अपना अंगूठा दिया, लेकिन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए अपनी मेहनत से। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपके चित्तौड़ के कलेक्टर है अरविंद पोसवाल जी, पहले राजसमंद के कलेक्टर थे थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो युवाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि वो देश के निर्माण में और बेहतर तरीके से योगदान कर सकें। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले से ऑपरेशन चक्रव्यूह की शुरुआत की गई है। किस जिले से ऑपरेशन चक्रव्यूह की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी पाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जिला पाली।
ठीक है। तो मतलब ऑपरेशन चक्रव्यूह का मतलब होता है कि कुल मिला के जो भी आपके जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए किस प्रकार से एक लगातार बेसिस पर आपको काम करना चाहिए, उसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। और जो अपराधी हैं उनकी क्या टेंडेंसीज हैं उनको जानने के लिए बेसिकली ये ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू हुआ है। कहां से? पाली से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहां से शुरू हुई है? ऑप्शन ए है आपका भारत, बी जापान, सी रशिया, डी फ्रांस। देखो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मालाबार एक्सरसाइज जो है, भाई आपने मालाबार तट का नाम सुना होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेवी से जुड़ी हुई चीज है। ठीक है, मालाबार तट भारत का जो कोस्ट है उस पर आपने मालाबार तट तो सुना ही होगा ना, मालाबार तट, कोरोमंडल तट सब जानते हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब कोस्ट से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका रिलेशन किससे? नेवी से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सेनाएं इसके अंदर भाग लेती है। तो आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, क्वाड। उसके अंदर कौन कौन है? आपका प्यारा भारत है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, ये सभी किसके पार्ट हैं? क्वाड के। और इन्हीं के बीच में आपकी कौन सी एक्सरसाइज होती है? इसका नाम क्या है? मालाबार। और अभी कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है आपके जापान में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, जापान। ठीक है, बी, जापान। चलो एक बार फटाफट से वर्ल्ड मैप के अंदर आप लोकेशन देख लीजिए, जापान कहां पड़ता है। ये कुछ कॉन्टिनेंट है, मैं फटाफट से जिक्र कर लेता हूं। एशिया महाद्वीप जहां पर आप रहते हैं, यूरोप महाद्वीप, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का पार्ट कौन सा है? ये आपका मध्य एशिया। ठीक है, ये आपके यहाँ पर इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और इससे नीचे आपके कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप जाएंगे न्यूजीलैंड। ये आपका ओशियाना, ये आपके प्रशांत महासागर। अच्छा, अब एशिया के अंदर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और यहीं पर आपको क्या दिखेगा? यहीं पर आपको दिखेगा जापान। चलो, ये आपने वर्ल्ड मैप के अंदर जापान देख लिया। अब जूम करते हैं जापान को और एक बार जापान को देख लेते हैं। देखो ये है आपके सामने जापान। बहुत सारे यहाँ पर भूकंप आते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन फिर भी आप इस देश की इकोनॉमी को देखिए क्या बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहे हैं। पास की कंट्रीज देख लीजिए, चाइना, रशिया, ये आपके नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। देखो मैं ऊपर से बता देता हूँ, ये चीजें काम आ जाएंगी आपके कभी। जापान को आप देखोगे तो यहाँ पर शहर है होकिडो, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट इसका कौन सा है? होन्शु। और जो मुख्य शहर आप जानते हैं टोक्यो। नागोया प्रोटोकॉल का नाम आप सुनेंगे जब एनवायरनमेंट आप पढ़ेंगे, तो नागोया प्रोटोकॉल, ओसाका, योकोहामा, शिकोकू और खुन्सु। ठीक है, तो एक बार आप जापान के मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप अपने क्लासेस के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो जापान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज को आप पढ़ते हैं कि कहाँ पे शिपिंग की जाती है, कहाँ पर क्या किया जाता है, तो ये नाम वहां पर आते हैं। यदि आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो आपको नागोया प्रोटोकॉल का नाम सुनने को मिलता है, तो हमें वो एटलीस्ट जगह तो पता होनी चाहिए कि कहां पर है भाई नागोया। टोक्यो को नाम आप सुनते हैं, तो एक बार इस मैप को अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 के संदर्भ में सही कथन बताइए। बताइए, चलो। इंडिया स्टोन मार्ट के नाम से जयपुर में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल है 2022 जिसका आयोजन किया जा रहा है, इसके संदर्भ में आपके सही कथन क्या है? एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं। चलिए, इसका आयोजन 11 से 22 नवंबर 2022 को जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में किया जाएगा। भैया आपने देखा होगा ना कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का जो समिट किया जाता है वो भी जेईसीसी में किया जाता है। यह रिको के द्वारा प्रायोजक है, सीडीओएस और फिक्की के सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है। ये सभी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका है ये सभी, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। देखो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल चल रहा है जिसमें आपके आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको एक एग्जीबिशन लगाई जा रही है। इसी में पार्ट है इंडिया स्टोन मार्ट, मतलब अलग अलग तरह के स्टोन्स, उनका वहां पर एग्जीबिशन है। तो ये जेसीसी में हो रहा है। आपके रिको जो है उसका प्रायोजक है और फिक्की के सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है। तो सारी चीजें ठीक है। देखो अपने राजस्थान में जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो रिको का बार बार जिक्र आता है, तो रिको की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दो आई हैं, देखो एक इंडस्ट्री की बात करता है और दूसरा बात करता है इन्वेस्टमेंट की।
ठीक है, तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी तो मैं आपको बता दूं 28 मार्च 1969 को आपकी स्थापना हुई। ये बेसिकली आपके एमएसएमई आपने नाम सुना होगा, तो एमएसएमई मतलब जो मझले, बड़े और स्मॉल आपके जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनको ये बेसिकली क्या करता है, देखो इन्वेस्टमेंट का काम भी करेगा, लोन वगैरह देने का काम करेगा, पैकेज देने का काम करेगा। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने का और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम राजस्थान के अंदर रिको करती है। ठीक है, अंतिम सवाल देख लेते हैं, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए किशोर रेड्डी, बी ऋतुराज अवस्थी, सी के वी कामत और डी है वी आर कृष्ण गुप्ता। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं कि अभी आपके विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपके ऋतुराज अवस्थी। चलिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, विधि आयोग क्या है? विधि का मतलब है लॉ से, आप सभी जानते हैं लॉ से। तो ये किस प्रकार का एक प्रकार से आयोग है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसका काम क्या है कि भारत के अंदर विधि मतलब लॉ जो है उसके अंदर सुधार करने के लिए यदि कोई संस्था काम करती है तो विधि आयोग है। ठीक है, अच्छा कैसा है ये है आपका एडवाइसरी, सलाहकारी है। मतलब कोई चीज इसको कमी दिखेगी, अच्छी दिखेगी, तो ये क्या करेगा? एडवाइस करेगा, सलाहकारी निकाय है। ठीक है, मतलब कंपल्सन करने की बात नहीं करता, ये केवल अपनी रिकमेंडेशंस देता है कि भैया ये चीजें इनको मान लो तो बढ़िया रहेगा आपका, बाकी आप देख लेना। ठीक है, 1955 में क्या की थी? इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, अभी तक कितने विधि आयोग बन चुके हैं? तो 21 आपके विधि आयोग अभी तक कंप्लीटेड हो चुके हैं, बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी हैं। और 21वां विधि आयोग जो था वो कब तक रहा? आपके 31 अगस्त 2018 तक 31वां विधि आयोग आपके रहा। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग है? कोई पूछे तो बता देना। अभी वर्तमान में 22वां आपके विधि आयोग जो है वो फंक्शनल है और भारत में क्या करता है? लॉ के अंदर विधि में सुधार का ये कार्य करता है। उसके प्रमुख अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उसके अध्यक्ष आपके बना गया है ऋतुराज अवस्थी जी को। ठीक है, चलिए, तो ये आपके आंसर्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो आज के अपने एमसीक्यू सेशन में इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। और मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इनको डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहें। अपने जीवन के यदि आप 20 मिनट यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। फिर से मैं कहूँगा, अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी फ्री टाइम हो आप इसे सुनिए और चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप अभ्युदय IAS के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ में आपको सारी टेलीग्राम के ऊपर मेरा चैनल है शुभम शर्मा RPSC/RAS, यहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और सारी PDFs आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए। आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक चलते हैं, अगले वीडियो पर अपन मिलेंगे और अपना बहुत बहुत आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।